और राघव घने जंगल के रास्ते से होते हुए तेजी से अपने गांव की ओर जा रहे थे। अरे अरे जल्दी चलते चल राघव, यह जंगल तो बेहद ही खतरनाक है। इसके बारे में बड़ी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। शाम होने वाली है, जल्दी जल्दी पाँव चला भाई। राघव हंसने लगा। अरे यह सब बकवास बातें हैं मोहन। अक्सर बड़े लोग बच्चों को डराने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। देख नहीं रहा, वाह कितना खूबसूरत जंगल है। चारों तरफ हरियाली, झरने, पेड़, पहाड़। हाय 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 हाय, मुझे तो लगता है हमें जंगल में रात में आराम करना चाहिए। बहुत मजा आएगा, क्या कहता है? अरे बोलना, अरे बोलना, बोल बोल। मोहन क्रोधित हो जाता है। अरे धप तारे की, पगला गया है क्या? राघव, यह कोई मजाक करने का समय नहीं है। पिछले दिनों कुछ लोग इसी जंगल से राज्य की ओर जा रहे थे। अगले दिन उनकी लाश जंगल के बाहर मिली थी। राम 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 राम, जय हनुमान जय हनुमान। क्या कहूँ, काश मैं तेरी बातों में ना आया होता। जल्दी पहुँचने के चक्कर में मैं जंगल से निकल पड़ा। राम 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 राम। अरे बेवकूफ, जिस रास्ते से हम जा रहे थे ना, वहाँ पानी ही पानी था और कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। ध्यान नहीं है क्या? कल कैसे एकदम मूसलाधार जोरदार बारिश हुई थी। अब क्या तू पानी में तैर के या डुबकी लगा के जाता क्या, पगला कहीं का? राघव ने इतना कहा ही था कि अचानक जंगल में एक बेहद विचित्र और डरावनी आवाज गूंजी। मोहन, लगता है तू सही कह रहा था। ये कैसी आवाज है रे? क्या हो रहा है? अरे मैं तो कहता हूँ तेजी से भाग सकता है तो भाग। अरे भाग, तेजी से भाग 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 भाग। राघव और मोहन भागने के लिए कदम बढ़ाने ही वाले थे। अचानक एक विशाल चील उनके सामने प्रकट हुई। उस चील ने उन्हें अपने दोनों पंजों में उठाया और हवा में लेकर उड़ गई। दोनों चीखने लगे, लेकिन उनकी चीखें जंगल में गुम हो गई। चील ने उन्हें एक टूटे हुए खंडर के अंदर फेंक दिया। खंडर के अंदर ढेर सारा खजाना पड़ा था, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात। लेकिन वहाँ इंसानी हड्डियां भी बिखरी पड़ी थी। तभी वहाँ पर एक काला धुआं फैला और अगले ही पल जब वो काला धुआं छटा, तब एक भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। मोहन और राघव की चीखें सन्नाटे को चीर गई। कुछ देर बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। केशव नगर राज्य का राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उस दरबार में आया। महाराज, महाराज, हमारी सहायता कीजिए महाराज, हमारी सहायता कीजिए। कौन हो तुम, पहले ये बताओ। मैं दुर्गापुर गांव का मुखिया हूँ। हमारे गांव में दो नवयुवक मोहन और राघव को किसी ने बड़ी बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी है। राजा विक्रम चौंक उठा। क्या बात कर रहे हो? किसने की उनकी हत्या? अब हमको क्या पता महाराज, उनकी हत्या विचित्र जंगल में हुई है। वही जंगल जिसने ना जाने कितने मासूमों की बलि ले ली है। महाराज, आपके दरबार में कई लोग उस जंगल की शिकायत लेकर आ चुके हैं, मगर आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया महाराज। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। लगता है तुम उस जंगल की बात कर रहे हो जिसे लोग विचित्र जंगल कहते हैं। जब लोगों को पता है कि वो जंगल इतना खतरनाक है, तो आखिर लोग उस रास्ते में जाते ही क्यों हैं? मुखिया थोड़ा क्रोधित हो गया। अरे महाराज, जंगल में अक्सर वर्षा होती रहती है। जंगल के दूसरी ओर जो इलाका है, वहाँ बड़े बड़े घाट हैं जो कीचड़ से भरे हुए हैं। अब वर्षा के मौसम में ना बैलगाड़ी वहाँ से जा सकती है, ना कोई पैदल वहाँ से जा सकता है। लोग मजबूरी में जंगल का रास्ता पकड़ लेते हैं। बहुत खुशनसीब है वो
जो वहाँ से सही सलामत आ जाते हैं, वरना अक्सर वहाँ जाने वाले बदनसीब ही होते हैं महाराज, जो कभी लौट कर नहीं आते। उनके कटे हुए अंग और भयावह लाशें ही जरूर मिलती हैं। राजा विक्रम गुस्से से उठ बैठा। ओहो, ये क्या माजरा है। देखो मुखिया, इस मामले में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सहायता चाहिए तो जाओ किसी साधु से मिलो, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। मुखिया और क्रोधित हो उठा। अरे महाराज, वो जंगल आपके राज्य के अधीन आता है। अगर आप ही आंखें मूंद कर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा। जरा सोचिए ना, कल आपका पुत्र राजकुमार अगर उस जंगल में लापता हो जाए तब भी क्या आप यही करेंगे? बताइए बताइए, आप बोलिए। राजा विक्रम का चेहरा लाल हो गया। अरे बदतमीज कहीं के, सैनिकों, इस मुखिया को कारागार में डाल दो। कुछ दिन काल कोठरी में रहेगा तो समझ आएगा कि राजा से बात करने का क्या तरीका होता है। बेवकूफ कहीं का। सैनिकों ने उस बूढ़े मुखिया को उठाकर कारागार में डाल दिया। कुछ देर बाद राजा विक्रम राज दरबार से बाहर आया और टहलने लगा। तभी उसका मंत्री सूर्य सिंह वहाँ पहुँचा। महाराज आपकी जय हो। बात यह है महाराज कि आप कब तक आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। वो बूढ़ा मुखिया गलत नहीं था महाराज, आपको सच जानना चाहिए था। आखिर उस विचित्र जंगल का रहस्य क्या है, यह जानना चाहिए। मुझे मेरे सैनिकों की जान फिजूल में नहीं गंवानी है। तुम जानते नहीं वहाँ जाने वालों की लाशें कैसी हालत में मिलती हैं। ऐसी बातें करते हो। कोई समझदार व्यक्ति दूर से भी देखकर बता सकता है कि वहाँ किसी डायन या राक्षस का शासन है, और डायन या राक्षस से लड़ना एक राजा या उसके सैनिकों का काम नहीं होता। यह तो किसी साधु संत का काम है। हम इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहते। बस बात खत्म। मंत्री सूर्य सिंह चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपने कक्ष में बैठ गया। तभी उसका पुत्र राजकुमार अशोक वहाँ आ गया। प्रणाम पिताजी। पिताजी, मैंने सुना है कि कोई मुखिया विचित्र जंगल के बारे में कुछ सूचना लेकर आया था। हाँ, लेकिन तुम इस बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, मैंने सुना है कि उस विचित्र जंगल के एक खंडर के अंदर बहुत विशाल खजाने का भंडार छुपा है। ओहो, बकवास बंद करो और ध्यान रहे वहाँ जाने की कभी सोचना भी मत। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं आपको यह बताने आया था कि मैं अपने मित्र आदित्य से मिलने जा रहा हूँ। कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे जो हरियापुर के गांव के साहूकार का इकलौता बेटा है? हाँ पिताजी, बिल्कुल वही आदित्य है। ठीक है, चले जाओ। अशोक चुपचाप वहाँ से निकल गया। इधर हरियापुर गांव में आदित्य नाम का युवक 20 वर्षीय सुंदर लड़की चंपा से बात कर रहा था। चंपा एक बूढ़े शिकारी अर्जुन की पौत्री थी, जो गांव की सीमा के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था। तभी बूढ़ा शिकारी अर्जुन वहां पर आ जाता है। अरे ओ चंपा, तुझको कितनी बार समझाया है कि साहूकार के बेटे आदित्य से मत मिला करो। समझ में नहीं आता क्या तुमको? हैं? इतना कहकर अर्जुन गुस्से से आदित्य की ओर मुड़ा। और तुम? अरे तुमको कितनी बार समझाऊं कि मेरी पौत्री से दूर रहो। तुम्हारे पिता को गरीबों से सख्त नफरत है, और मैं तो तुम्हारे जैसे घमंडी और अमीर बाप की औलाद को पसंद तक नहीं करता। अर्जुन जी देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरे पिताजी से नफरत करते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, गांव का हर व्यक्ति उनसे नफरत करता है, क्योंकि वह लोगों से कर्ज पर भारी ब्याज लगाकर उनकी जमीन हड़प कर लेते हैं। परंतु मेरा यकीन मानिए, मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तभी बूढ़े शिकारी अर्जुन के कंधे पर एक मैना पक्षी उड़कर आ बैठी। अर्जुन चंपा से बोला, मैं झोपड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें शिकार का अभ्यास भी करना है। अर्जुन वहाँ से चला गया और अपनी झोपड़ी में बैठ गया। तभी वो मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में धीरे से बोली, तुम्हें आदित्य पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो सही कह रहा था, वो अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। लगता है तुम चंपा से बहुत प्रेम करते हो। अरे इसके अलावा मेरी जिंदगी में है ही कौन? और मैं? और तुम भी। अब देखो ना, मनुष्य की आवाज में बात करती हो। इस बात का रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। उधर आदित्य चुपचाप अपनी हवेली में लौट आया। जैसे ही उसने कदम रखे, उसका पिता साहूकार
गुस्से से बोला। लॉर्ड साहब जरा हमारी बात तो सुनते जाइए। हमने सुना है कि तुम किसी बूढ़े शिकारी अर्जुन की पौत्री से मिलने गए थे। कितनी बार तुमसे कहा है आदित्य, तुम साहूकार के बेटे हो, साहूकार के। यह गरीब और छोटे लोगों से मिलना हमारी शान के खिलाफ है। तुम इन गरीबों को नहीं जानते अभी। ओहो, बस करिए पिताजी, बस एक और शब्द भी मत कहिएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तभी वहाँ पर राजकुमार अशोक आ गया। अशोक को देखते ही आदित्य का गुस्सा ठंडा पड़ गया और साहूकार के होठों पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि अशोक और आदित्य बहुत ही गहरे मित्र थे। साहूकार वहाँ से चला गया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अशोक से कहा, अरे मेरे मित्र, मैं बस तुमको ही याद कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं भी तुम्हारे पास एक खास काम के लिए आया हूँ। अब देखो, बातें बातें बाद में, पहले तुम्हें जलपान करना होगा। चलो 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 चलो, अरे चलो भी, जल्दी चलो, आओ आओ आओ। आदित्य अशोक को अपने कक्ष में ले गया। भोजन लगवाया और दोनों ने ढेर सारी बातें की। अगले दिन, हाँ अब बताओ, किस बारे में बात कर रहे थे कल? क्या कह रहे थे? कुछ जरूरी बात करनी है? हाँ मित्र, यह बताओ कि तुमने किसी विचित्र जंगल के बारे में सुना है? आदित्य चौंक गया। हाँ, उस जंगल के बारे में बड़ी डरावनी अफवाहें मशहूर हैं। वही तो मैंने सुना है कि उस जंगल में एक खंडर है और उस खंडर के भीतर एक विशाल खजाना रखा हुआ है। मैं उस खजाने को हासिल करना चाहता हूँ। मैंने पिताजी से बात की, लेकिन वो डर गए। अब तुम बताओ, क्या उस खजाने को हासिल करने में तुम मेरा साथ दोगे? आदित्य गहरी सोच में डूब गया। मेरे दोस्त, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे ये क्या यार, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और मेरा साथ दोगे। तुम भी डर के पीछे हट रहे हो, मेरे पिताजी की तरह। डर तेरे की, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं मेरे भाई, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, परंतु क्या है ना, उस जंगल के बारे में मैंने डरावनी बातें सुनी हुई हैं। कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। कोई बड़ा रहस्य उस जंगल में छुपा हुआ है। अरे भाई, अब देखो, जो भी है, मैं डरता वरता नहीं हूँ। मुझे तो तुम ये बताओ कि मेरा साथ दोगे या नहीं, मुद्दे की बात। अरे कैसी बातें कर रहे हो, क्यों नहीं दूंगा, दोस्ती की है और मैं उन दोस्तों में से हूँ जो अपनी दोस्ती के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, समझे? ये हुई ना बात। तो फिर ठीक है, हम आज ही जंगल चलेंगे। ठीक है, अब चलो फिर चल कर देखते हैं आखिरकार उस जंगल में क्या रहस्य छुपा है। अशोक और आदित्य घोड़े पर सवार होकर गांव की सीमा पर पहुंचे ही थे कि तभी रास्ते में उन्हें चंपा मिल गई, जो अपने दादा अर्जुन के साथ खड़ी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, अब इनसे मिलो चंपा, ये है मेरे मित्र राजकुमार अशोक। इन्हें कौन नहीं जानता। मैं अपने दोस्त के साथ विचित्र जंगल में जा रहा हूँ। यह सुनकर बूढ़े अर्जुन की आंखें भय से फैल गईं। अरे भाई, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? यह जानते हुए भी कि वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, मुंह उठाकर वहाँ चल दिए। हाँ, वो बात यह है कि काका, मेरा मित्र अशोक वहाँ जाना चाहता है। उसने सुना है कि वहाँ एक खंडर है और उस खंडर में एक विशाल खजाना है, तो बस। अर्जुन क्रोधित हो गया। अरे मेरे कहना मानो, तुम वहाँ पर मत जाओ। क्षमा कीजिए, परंतु मैं अपने मित्र अशोक को वचन दे चुका हूँ और आप जानते हैं कि मैं वचन नहीं तोड़ता। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आदित्य के पास गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वहाँ कोई अजीब चीज दिखाई दे तो तुम सिर्फ इतना कहना, मुझे मत मारो, मुझे ढूंढने के लिए अर्जुन शिकारी आएगा। यकीन मानो, यह बात तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के लिए जीवन दान बन सकती है। आदित्य चौंक गया। अरे अपनी जान बचाना चाहते हो तो यही कहना। हाँ चल चंपा, अंदर चल। इतना कहकर अर्जुन चंपा को लेकर झोपड़ी में वापस लौट गया। अशोक और आदित्य घने जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद वो विचित्र जंगल की सीमा पर पहुंच गए। अच्छा आदित्य, उस वक्त मैंने तुमसे पूछा नहीं, पर यह बताओ, उस बूढ़े शिकारी ने तुम्हें आखिर कहा क्या था? उसने अरे क्या बताऊं, उसने क्या कहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी अशोक की नजर दूर एक खंडर पर पड़ी। हाँ? अरे आदित्य, वो देखो, वो देखो देखो देखो, सामने एक खंडर है। हाँ सुनो राजकुमार, तुमने गौर नहीं किया, उस खंडर के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमक रही है।
इसका मतलब खजाना यहीं है। अशोक और आदित्य अपने घोड़े दौड़ाने लगे। अचानक घोड़े बुरी तरह से बिदक गए और दोनों को पटक कर भाग खड़े हुए। दोनों अभी उठ भी नहीं पाए थे कि तभी एक विशाल चील उन पर झपटती हुई आई। कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आने से बाज नहीं आते। इतना कहकर चील ने अपने विशाल पंजों में अशोक और आदित्य को पकड़ा और उन्हें हवा में उड़ाकर खंडर की ओर ले गई। चील ने दोनों को खंडर के भीतर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही उनकी नजर चारों ओर बिखरे हुए कंकालों पर पड़ी। अरे बाप रे बाप! इसका मतलब जंगल के बारे में जो मैंने बातें सुनी थी वो सब सच थी। चील दोनों के चारों ओर मंडराने लगी। अचानक चारों ओर काला धुआं फैल गया। अगले ही पल वो धुआं एक भयानक राक्षस की आकृति में बदल गया। आदित्य के कानों में बूढ़े अर्जुन के शब्द गूंज उठे। आदित्य कांपते हुए उस राक्षस की ओर मुड़ा। देखो, मुझे मत मारो। तुझे क्या लगता है हम तेरी बात मानेंगे? मुझे ढूंढने के लिए अर्जुन शिकारी यहाँ जरूर आएगा। मुझे मत मारो। यह सुनकर चील और राक्षस दोनों चौंक गए। राक्षस के कदम अचानक ही रुक गए। तो फिर तुम्हें जिंदा रहना होगा। पहले मैं अर्जुन को मारूंगी, फिर उसके बाद तुम दोनों की बारी है। इतना कहकर चील रंग बिरंगी चमक छोड़ते हुए वहाँ से गायब हो गई। राक्षस गुस्से से उनकी ओर झपटा। तुम दोनों राख हो जाओगे। यह खंडर काले मंत्रों से अभिमंत्रित है। इतना कहकर राक्षस भी धुएं में बदलकर गायब हो गया। उधर अगले दिन आदित्य घर नहीं लौटा। साहूकार की चिंता बढ़ गई। राजमहल में राजा विक्रम भी अशोक की गैर मौजूदगी से चिंतित हो उठा। मंत्री जी, हमारा घोड़ा तैयार करो। न जाने क्यों हमारे मन में बार बार रह कर बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। हम अभी इसी समय हरियापुर के लिए रवाना होंगे। जल्दी राजा विक्रम सूरज सिंह के साथ हरियापुर गांव पहुंच गया। साहूकार ने राजा विक्रम को देखकर चौंकते हुए कहा, अरे महाराज, आप यहाँ? मेरा पुत्र अशोक कहाँ है? अब महाराज पता नहीं। मेरा पुत्र आदित्य भी उसके साथ गया था। कल दोनों घोड़े पर निकले थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। तभी एक बूढ़ा गांव वाला दौड़ता हुआ उनके पास आता है। महाराज, मैं जानता हूँ वो दोनों कहाँ गए हैं। मैं बताता हूँ आपको। राजा विक्रम और साहूकार दोनों चौंक गए। बताओ, कहाँ गए हैं? महाराज, मैंने कल देखा था राजकुमार अशोक और आदित्य घोड़े पर जंगल की सीमा पर खड़े थे, जहाँ बूढ़े शिकारी अर्जुन की झोपड़ी है। वो दोनों विचित्र जंगल में जाने की बात कर रहे थे और अर्जुन की पौत्री उन्हें रोक रही थी। राजा विक्रम और साहूकार दोनों ने सिर पकड़ लिया। ओहो, हे भगवान, आखिर मेरे मूर्ख बेटे ने वही गलती की जिसका मुझे डर था। विचित्र जंगल? अरे विचित्र जंगल में जो भी गया है वहाँ से वापस कोई नहीं आया है। महाराज, सिर्फ एक व्यक्ति आया है जो उस जंगल से जिंदा लौट कर आया है। राजा विक्रम ने चौंक कर पूछा, क्या? कौन है वो और कोई नहीं, वो इस गांव का अर्जुन शिकारी है। वह अपनी पौत्री चंपा के साथ रहता है। कहते हैं अर्जुन कभी बहुत बड़ा शिकारी था। सालों पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ जंगल गया था और अकेला लौटा। उसके साथ ना उसकी माँ थी ना उसका बेटा, सिर्फ उसकी पौत्री चंपा, जो उस समय सिर्फ 1 साल की ही थी। राजा विक्रम ने साहूकार की ओर देखा। ठीक है, तो तुरंत अर्जुन शिकारी के घर पे चलो। राजा विक्रम साहूकार के साथ सीधा अर्जुन शिकारी की झोपड़ी पर जा पहुंचा। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे पास जरूर आएंगे। अर्जुन, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मेरा पुत्र अशोक और साहूकार का बेटा आदित्य दोनों विचित्र जंगल गए हैं। हमें लगता है कि उस जंगल से सिर्फ तुम जिंदा लौट कर आए थे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी सहायता करो। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। साहूकार चौंक गया। कैसी शर्त? शर्त यह है कि तुमने गांव वाले की जितनी भी जमीन छीनी है उसको लौटाना होगा। मुझको वचन देना होगा कि अब किसी किसान की जमीन पर तुम कभी कब्जा नहीं करोगे। उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करोगे। बोलो। साहूकार ने राजा विक्रम की ओर देखा। हाँ ठीक है, मैं वचन देता हूँ।
कि साहूकार ऐसा ही करेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसी वक्त मैना पक्षी उड़ती हुई आई और अर्जुन के कंधे पर बैठ गई। इसका मतलब समय आ गया है। हाँ, समय आ गया है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। जब मैं वहाँ पर पहुँचूं, तो तुम सही समय देखकर खंडर की ऊंची दीवार पर जाकर बैठ जाना। चंपा रोते हुए दादाजी के गले लग गई। दादाजी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं चंपा, तुम यहीं रहोगी। मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। अर्जुन ने अपना खंजर उठा लिया और राजा विक्रम और साहूकार के साथ विचित्र जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों बाद अर्जुन, राजा विक्रम और साहूकार खंडर के पास खड़े थे। तुम्हारे बेटे यहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ा। राजा विक्रम और साहूकार पीछे पीछे खंडर में घुसे। राजकुमार अशोक और आदित्य ने अर्जुन को देखा तो दोनों चौंक पड़े। अचानक आकाश से वो विशाल चील उतरी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अर्जुन, अब मैं तुझे मारूंगी और उसके बाद एक एक कर इन सबको भी। तभी काला धुआं उठा और एक पल में वो धुआं भयानक राक्षस में बदल गया। तभी अचानक मैना पक्षी उड़कर खंडर की दीवार पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, तुम्हारा निशाना कभी नहीं डगमगाया, इस बार भी नहीं डगमगाना चाहिए। याद रखना, जो काम इंसानियत की भलाई के लिए हो, वो हाथ कभी नहीं कांपते। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। अगले ही पल बिजली की गति से अर्जुन खंजर लेकर तैयार हो गया। रुक अर्जुन, तुझे पता भी है, अगर तूने खंजर चलाया तो तू अपनी माँ का हत्यारा कहलाएगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और यह राक्षस तेरा बेटा। अर्जुन की आंखों में आंसू छलक गए, लेकिन उसके हाथ में कंपकपी नहीं थी। अर्जुन ने बिजली की गति से खंजर मारा और खंजर सीधा मैना पक्षी के शरीर में जा धंसा। उसके पंख बिखर गए। वहीं चील और राक्षस का शरीर एक साथ जलने लगे। एक भयानक धमाके के साथ सब कुछ राख हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक रंग बिरंगी किरणें फूटी और एक साधु प्रकट हुआ। तुम्हें पता है, जो तुमने किया है उसका असर तुम पर भी पड़ेगा। तुम ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाओगे। मुझे जीवित रहना भी नहीं है, नहीं रहना मुझे जीवित। राजा विक्रम और साहूकार चौंक पड़े। अर्जुन, ये सब क्या है? वो चील तो कहती है वो तुम्हारी माँ है और वो कहती है कि राक्षस तुम्हारा पुत्र है। ये क्या है? अर्जुन ने कांपते होंठों से बोला। बरसों पहले की बात है, जब मेरा एक परिवार हुआ करता था। मेरे परिवार में मेरी माँ थी, मेरा बेटा था, जिसकी पत्नी चंपा को जन्म देते ही चल बसी। हमारा पूरा परिवार जंगल में शिकार करता था और वहीं से जीने का सहारा था। अर्जुन अपनी झोपड़ी में पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ उसके पास आकर बोली, अर्जुन, मैं मोहन के साथ जंगल जा रही हूँ। ओहो माँ, मोहन की पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ है और उसकी बेटी चंपा, वो तो अभी केवल 1 साल की ही है। मुझे लगता है कि आपको घर पर रहकर ही चंपा का ख्याल रखना चाहिए। अब आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। शिकार का काम मैं और मोहन ही कर लेंगे। अर्जुन, मत बोल, हम शिकारी हैं और मैं तेरी माँ हूँ। शिकार करना मैंने ही तुझे सिखाया है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। तो फिर 2 दिन बाद हम सब जंगल चलेंगे। मैं किसी काम से 2 दिन के लिए दूसरे गांव में जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम 2 दिन बाद जंगल आना। तुम तो जानते हो, जंगल में हमारा ठिकाना वही पुराना खंडर है। तब तक मैं और मोहन वहाँ जाकर शिकार की तैयारी कर लेंगे। इतना कहकर अर्जुन की माँ और मोहन छोटी चंपा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो तीनों जंगल के उसी खंडर में पहुंच गए। खंडर के भीतर तंत्र मंत्र की चीजें बिखरी पड़ी थी। खंडर के अंदर ही जमीन पर सिंदूर से 3 गोल घेरे बने हुए थे। आसपास कुछ जानवरों की हड्डियां पड़ी थी। अर्जुन की माँ एक घेरे में बैठ गई और मोहन दूसरे घेरे में, और उन लोगों ने चंपा को तीसरे घेरे में लिटा दिया था। लकड़ियाँ जलाओ। मोहन ने तुरंत लकड़ियों में आग लगा दी। जैसे ही आग जल उठी, अर्जुन की माँ ने तेज स्वर में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उसकी आवाज भारी हो गई। राक्षस, हम तुम्हें प्रसन्न करने में सफल हुए हैं। हमें
ढेर सारा खजाना मिला, पर अब चाहिए अमरता का वरदान। अचानक जंगल की हवा कांप उठी। खंडर के भीतर काला धुआं फैल गया। धुएं से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता का सबूत तुम्हारे सामने पड़ा यह विशाल खजाना है। मोहन की आंखें लालच से चमक उठी। हमें और हमारे बेटे मोहन को अमरता का वरदान भी चाहिए। अमरता का वरदान भी मिलेगा, पर मेरी एक शर्त है। अर्जुन की माँ और मोहन ध्यान से सुनने लगे। आज अमावस्या है। आधी रात तक इस बच्ची को इसी घेरे में पड़े रहने देना। चाहे ये कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, इसे मत उठाना। आधी रात के बाद मैं लौटूंगा और इस बच्ची का खून पीऊंगा। और उसके बाद तुम दोनों को अमर कर दूंगा। इतना बोलकर राक्षस ने एक और इशारा करके बोला, और मैं तुम्हें अमर बना सकता हूँ। यह सबूत देख लो। तुम्हारे पीछे जो मैना पड़ी है, जो बेहोश है, जब से तुमने मुझे सिद्ध करने की कोशिश की है, मैंने तुम दोनों की जान उसमें डाल दी है, ताकि तुम बिना डर के काले मंत्र कर सको। अर्जुन की माँ और मोहन चौंक कर उस पक्षी को देखने लगे। लेकिन याद रखना, अमर होने के बाद मैं सिर्फ जानवर नहीं, मनुष्यों को भी खाऊंगा। क्या तुम हर अमावस्या की रात को एक मनुष्य की बलि दे सकोगे? हाँ, दे सकूंगा, दे दूंगा। तो फिर ठीक है, आधी रात के बाद मैं लौटूंगा। इतना कहकर राक्षस काले धुएं में बदल कर गायब हो गया। अर्जुन की माँ खुशी से मोहन की ओर बढ़ी। अब हमें अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे पास इतना खजाना है कि हम संसार में सबसे अधिक धनवान हैं। तभी अंदर से खंडर का दरवाजा जोर से चरमराया। अर्जुन अंदर आ गया। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। काफी दिनों से तुम्हारा और मोहन का बदला हुआ व्यवहार देख रहा था। आज मेरा शक यकीन में बदल गया। इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ, ताकि तुम पर नजर रख सकूं। अर्जुन की आंखें गुस्से से जल रही थी। तो तुम लोग यही सब कर रहे थे? भगवान का रास्ता छोड़कर शैतान की पूजा कर रहे थे? ये सुनकर अर्जुन की माँ भड़क उठी। बकवास मत कर। हम तुझे भी अपनी योजना में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन तेरी अच्छाई को देखकर रुक गए। आखिर क्या रखा है इस जिंदगी में? शिकार करते रहो। मैं बूढ़ी होकर मरना नहीं चाहती, और न मैं अपने पुत्र को ऐसी जिंदगी जीने देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अमर हों और इस दुनिया के सबसे अमीर। अच्छाई के लिए तुम दोनों कुर्बान, क्योंकि मनुष्य जब भी अमरता हासिल करना चाहता है, उसके मन में लालच आ ही जाता है। यह बिखरी हुई जानवरों की हड्डियां इसी बात की गवाही हैं कि तुमने कितनी बेदर्दी से एक राक्षस को प्रसन्न करने के लिए इन्हें मारा होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। राक्षस ने तुमसे वचन लिया है कि अमरता प्राप्त करने के बाद तुम हर अमावस की रात एक बलि दोगे, और तुम दोनों ने खुशी खुशी उसकी शर्त मान भी ली। तुम्हें और मेरे पुत्र को अब इस संसार में रहने का कोई हक नहीं। इतना कहते ही अर्जुन ने खंजर उठाया और सीधा अपनी माँ पर हमला कर दिया। खंजर सीधे माँ के शरीर से टकराया और नीचे गिर गया। अर्जुन ने तुरंत अपना दूसरा खंजर मोहन पर चला दिया। अर्जुन, हमें कोई नहीं मार सकता। तभी रंग बिरंगी किरणों में से एक साधु प्रकट हुआ। अर्जुन, चाहे कितने भी हमले करो, तुम इन्हें मार नहीं पाओगे। इन दोनों की जान उस मैना पक्षी में डाल दी गई है। जल्दी से जल्दी अपनी पौत्री को इस गोल घेरे से उठा लो। ऐसा होते ही राक्षस की शर्त टूट जाएगी। यह दोनों श्रापित हो जाएंगे और हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद होकर रह जाएंगे। जल्दी करो। अर्जुन ने तुरंत चंपा को अपनी गोद में उठा लिया। तुरंत रंग बिरंगी किरणें गिरी। अर्जुन की माँ एक विशाल चील में बदल गई और मोहन एक भयानक राक्षस में बदल गया। ये है इन दोनों का असली चेहरा। जल्दी यहाँ से निकलो, चलो। अर्जुन साधु और चंपा को लेकर जंगल से बाहर आ गया। यह मैना तुम्हारी नियति की डोर है। याद रखना, हमारे पूर्वजों के कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन तुम्हें यहाँ वापस बुलाया जाएगा। जब वो समय आएगा, तुम्हारी माँ और बेटा, जो कि अब शैतान बन चुके हैं, उनका अंत करने के लिए तुम्हें उन पर खंजर चलाना होगा। साधु महाराज, अगर मैं अभी मैना को मार दूं तो? नहीं अर्जुन, नहीं। यह मैना अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी जान लेने को कहेगी।
केवल तभी तुम उन दोनों का अंत कर सकते हो, और याद रखना जब वह अंत होगा तो तू भी नहीं बचेगा। सारी कहानी सुनकर राजा विक्रम, साहूकार, अशोक और आदित्य पूरी तरह से सन्न हो गए। मैंने उस दिन से इस मैना को अपनी संतान की तरह पाला। उसने वचन दिया था जब भी वह दिन आएगा वह खुद कहेगी कि मैं उसे मार दूं। अब मेरे जाने का समय हो गया है, तुम लोग मेरी चंपा का ख्याल रखना। अर्जुन ने जैसे ही यह कहा उसके शरीर में आग लग गई। पल भर में उसका शरीर राख हो गया। साधु रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया। राजा विक्रम, साहूकार, अशोक और आदित्य सभी स्तब्ध खड़े थे। गांव लौटकर आदित्य ने पूरी घटना चंपा को बताई। चंपा फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने चुपचाप अपनी उंगलियों से चंपा की मांग में सिंदूर भर दिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। साहूकार उस दिन से पूरी तरह बदल गया। राजा विक्रम न्यायप्रिय राजा बन गया। विचित्र जंगल और बूढ़े शिकारी का रहस्य सुलझ चुका था।